वेलकम बैक टू नैंसर क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पुरस्कार, सम्मान एवं पदक को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग करनी है पुरस्कार, पुरस्कार कॉमा सम्मान, सम्मान एवं पदक। इस तरीके से आपको हेडिंग करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पद्म पुरस्कारों को। तो पद्म पुरस्कार में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको ये देखना होता है कि कुल कितने पद्म पुरस्कार आपके वितरित किए गए, महिलाएं कितनी हैं। इन कुल पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण कितने हैं, पद्म भूषण कितने हैं, पद्मश्री कितने हैं, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को आपका पद्म पुरस्कार दिया गया है, महिलाएं कितनी हैं, ये सब देखना होता है। आइए देखते हैं। हेडिंग करिए आप लोग पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितने पुरस्कार आपके वितरित किए गए। तो भारत सरकार ने 26 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों को जो है घोषित किया है। और इनमें जो कुल संख्या है आपकी वो कितनी है? 128 कुल संख्या। कुल संख्या आपकी कितनी है? 128। आप लोग लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें कि आपके पद्म पुरस्कारों में आपकी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 34 है। आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही लिखना है, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार विजेता, पद्म पुरस्कार विजेता महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या 34। ये तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो आपको याद हो भी गया होगा। महिलाओं की संख्या 34। ठीक। अब आपसे ये पूछा जाता है कि मरणोपरांत पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो मैं टोटल ओवरऑल की बात कर रही हूँ, चाहे वो आपके पद्म विभूषण हो, चाहे आपके पद्म भूषण हो, चाहे आपके पद्मश्री हो, तो उन सभी की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको यही नोट करना है कि कुल लिखिएगा, कुल मरणोपरांत, कुल मरणोपरांत, मरणोपरांत, मरणोपरांत का मतलब है मृत्यु के उपरांत। तो कुल मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित संख्या कितनी है? तो ये आपकी संख्या है 13। कितनी है? 13 है। आपको देखिए ये नंबर याद रखने पड़ेंगे जो कि आपके महत्वपूर्ण है। ये 128 आपको याद रखना पड़ेगा कि कुल पद्म पुरस्कार इतने वितरित किए गए, महिलाएं 34 हैं और आपके मरणोपरांत 13 व्यक्तियों को दिए गए, है ना। युगल जोड़ी में युगल जो आपकी जोड़ी होती है उसमें कितने प्राप्त करता रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट यही लिखना है, युगल जोड़ी में। युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ी में। तो जोड़ी में प्राप्त करता 2 युगल रहे हैं। कितने रहे हैं? 2 युगल रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है, 2 युगल रहे हैं। ठीक है। कुल विदेशी या फिर प्रवासी प्राप्तकर्ता कितने रहे हैं? तो ये आपके 10 रहे हैं। कुल विदेशी डैश करके लिखिएगा, प्रवासी प्राप्तकर्ता। खाली आपको नंबर याद रखना है, ठीक है, 10। तो आपको यहाँ पर आपका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो गया जो आपने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बस आपको पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं के नाम याद रखने पड़ते हैं, बाकी आपको किसी का नाम याद नहीं रखना है। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ और आगे मैं आपको यही नोट करवाने वाली हूँ। आगे आपको नोट करना है पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पद्म विभूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। कुल तो आपके 128 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ समझना चाहिए आपको, ठीक है। कुल आपके 128 ये जो पुरस्कार हैं ये वितरित किए गए हैं। कितने? 128। इन 128 में आपके चार क्या हैं? आपके पद्म विभूषण हैं। क्या हैं? 4 आपके पद्म विभूषण हैं। ये आपके पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा, 4 आपके पद्म विभूषण हैं। और आपकी 17 कितने क्या हैं? 17 आपके पद्म भूषण हैं। क्या हैं? पद्म भूषण हैं आपके, पद्म भूषण। और आपको लास्ट याद रखना है इसमें 107 जो कि आपके क्या होंगे? अब ये पद्मश्री होंगे, है ना, पद्मश्री होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इन 128 को किस तरीके से आपका डिवाइड किया गया है। इसमें आपके 128 में से आपके 4 तो पद्म विभूषण हैं, यानी कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 4, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए यहीं पर। 17 पद्म भूषण है और 107 आपकी क्या है? पद्मश्री हैं। तो आइए देखते हैं हम पद्म विभूषण वाले जो सम्मानित व्यक्ति हैं उन 4 व्यक्तियों को। बस आपको वही देखना होता है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा नाम के बाद आपको यहाँ पर लिखना है उनका क्षेत्र,
नाम के बाद क्षेत्र लिखना है और फिर आपको उनसे संबंधित राज्य या फिर देश का नाम लिखना है। ठीक है, राज्य या देश का नाम लिखना है। तो इन्हीं को हम देखते हैं। सबसे पहले नाम में आप लिखिएगा इनका नाम क्या है। तो इनका नाम जो है सबसे पहला आपको याद रखना है प्रभा अन्ने। प्रभा अन्ने 4 व्यक्तियों को मिला है ना, तो पहली है आपकी प्रभा अन्ने। क्या है? प्रभा अन्ने। तो प्रभा अन्ने को कला के क्षेत्र में मिला है। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और ये कहाँ की हैं? तो ये महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? किस स्टेट की हैं? महाराष्ट्र की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके राधे श्याम खेमका। कौन है? राधे श्याम खेमका जी हैं। राधे श्याम खेमका। तो राधे श्याम खेमका तो आपके यूपी के हैं और इनको जो है ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, मरणोपरांत। इनको जो है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। और ये किसके, कहाँ के हैं? तो ये यूपी के हैं। ठीक है, यूपी के थे। आप तो ये गुजर चुके हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना है किसके बारे में? जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। तो लिख लीजिएगा जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। देखिए रावत जी की भी मृत्यु हो चुकी है और इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण। तो ये जो आपके हैं बिपिन रावत जी, इनको किस क्षेत्र में दिया गया? मैं आपको बता चुकी हूँ बिपिन रावत को किस क्षेत्र में दिया गया है। याद करिए, लोक सेवा के क्षेत्र में या सिविल सेवा आप कह सकते हैं। तो लोक सेवा आप लोग लिख लीजिएगा, लोक सेवा क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये कहाँ के थे? तो आप सभी को पता होगा, ये उत्तराखंड के थे। कहाँ के? उत्तराखंड। ठीक है, लास्ट आपको याद रखना है 4th नंबर पर किसको? कल्याण सिंह जी को। किसको? कल्याण सिंह को। और ये भी हमारे यूपी के ही थे, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इनको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इनको भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। किसको? कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत। और इनको किस मामले में मिला है? इनको भी लोक मामलों के क्षेत्र में मिला है, जिन्हें आप पब्लिक अफेयर्स कहते हैं। तो लिख लीजिएगा लोक मामलों में मिला है इनको ये। और ये कहाँ के हैं? ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। तो अब आप देखिए कि पद्म विभूषण आपके 4 व्यक्तियों को तो दिया गया। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को। जिनमें से आपके कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला है? एक राधेश्याम खेमका, दूसरे जनरल बिपिन रावत, तीसरे कल्याण सिंह। यानी कि 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत मिला है? 3 व्यक्तियों को तो मरणोपरांत मिला हुआ है। अब आप समझ गए? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 13 लोगों को कुल पद्म पुरस्कार आपके 128 थे, जिनमें से 13 लोग ऐसे थे जिनको मरणोपरांत मिला है। 3 आपके पद्म विभूषण थे जिनको मरणोपरांत मिला है, 2 आपके जो हैं पद्म भूषण वाले थे जिनको मरणोपरांत मिला है, और 8 आपके पद्म श्री विजेता हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल पद्म पुरस्कार आपके 128 थे, जिनमें से 13 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मरणोपरांत मिला था। अभी आपको बताया है। इनमें से 3 आपके ऐसे हैं जिनको आपका क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, इनको मरणोपरांत मिला है। अब इनमें आपके 3 के बाद 2 आपके ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, जो कि मरणोपरांत मिला है। आपकी 3 और 2 5 हो गया, बचा कितना आपका? 8 बचा ना। 8 5 13 होता है ना। तो 8 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री मिला है। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है और मरणोपरांत मिला है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की। आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कारों को। तो आपको यहाँ पर हेडिंग देनी है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में पहला आपको जानना होगा। इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको स्थापना जाननी है। तो इनकी स्थापना 1885 में हुई थी। अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत आपकी 1969 में हुई थी। कब? 1969 में। तो स्थापना आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला आपको लिखना है स्थापना कब हुई थी? आपकी 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा अर्थशास्त्र। ये आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र में नोबेल की शुरुआत 1969 में हुई थी। 69 में हुई थी। ठीक, तो ये आपकी स्थापना हो गई। नेक्स्ट आपको जानना है घोषणा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है घोषणा के बारे में। घोषणा अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में इनकी घोषणा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो इनकी घोषणा अक्टूबर के सप्ताह में की जाती है। अक्टूबर का जो प्रारंभिक सप्ताह होता है उसमें की जाती है। तो जब अक्टूबर में आपका जो है ये घोषित किए जाएंगे तो मैं आपको इनको पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी ये आने वाले हैं और पिछला याद करके कोई मतलब नहीं है आपको।
अगला आपको हेडिंग करना है किसके बारे में, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। कौन सा, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2021-2022। आइए देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैंने गीतांजलि श्री के बारे में बताया था, ये इंडिया की हैं, यूपी मैनपुरी से हैं ये, ठीक है। सबसे पहले आपको स्थापना देखनी होती है कि आपके मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी। और 2016 से ये प्रतिवर्ष आपके वितरित किए जा रहे हैं। हमें बात करनी है 2022 की, कि 2022 में ये किसको मिला है। तो आपको याद रखना है 2022 में एक आपकी लेखक हैं, कौन है, गीतांजलि श्री। इनको ये पुरस्कार मिला है। मैं आपको बता चुकी हूँ इनके बारे में कई बार, ये आपके यूपी मैनपुरी की हैं। और इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक का नाम था आपका रेत समाधि। क्या नाम था, रेत समाधि नाम था इनकी पुस्तक का। अनुवादक कौन थे, तो अनुवादक को भी आपको याद रखना है। इस पुस्तक के जो अनुवादक थे वो थे डेजी रॉकवेल। कौन थे, डेजी रॉकवेल। ठीक, ये कहाँ के हैं, यूएसए के। ये आपकी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है, तो आपको लिख लेना है यहीं पर, यह भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आपकी जो है गीतांजलि श्री के बारे में, तो इनका ये 5वां उपन्यास था। ये जो रेत समाधि था, इनका ये 5वां उपन्यास था। तो 5वां उपन्यास था, तो इनके पिछले जो 2-3 उपन्यास हैं वो आप लोग याद रख लीजिएगा। बेलपत्र, कौन सा, बेलपत्र इनका एक उपन्यास है, किसका, गीतांजलि श्री का। और खाली जगह इन्हीं का उपन्यास है, ये खाली जगह। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की विजेता रही हैं। और एक और है इनका हमारा शहर उस बरस। तो ये 2022 के विजेता की बात की जा रही है। आपसे 2021 का भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका। तो याद रखिएगा कि 2021 में किसको मिला था, 2021 में ये डेविड डियोप को मिला था। किसको, डेविड डियोप को मिला था। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डेविड डियोप। ये कहाँ के हैं, तो ये फ्रांस के हैं, डेविड डियोप। और किसके लिए मिला था, इनकी एक पुस्तक थी, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक, खाली इतना याद रखना है, इनका नाम और इनका जो उपन्यास था, इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी। तो पुस्तक आपको याद रखना है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ये तो आपका हो गया मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। तो आप लोगों को नोट करना है यहाँ पर, वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार, वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, तो आसान होगा आपके लिए। यहाँ पर आप लोग विजेता लिखिएगा, विजेता, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है भाषा। विजेता के बाद आपको लिखना है भाषा, फिर उनकी कृति या फिर रचना को आपको लिख लेना है। किसको, कृति या रचना को इनकी लिख लेना है। महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि आपके हिंदी भाषा के लिए किसको वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस तरीके का प्रश्न बनता है। जैसे अगर हम हिंदी की ही बात करते हैं सबसे पहले, तो दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। किसको, दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। किसके लिए, हिंदी भाषा के लिए मिला है। किसके लिए, हिंदी भाषा के लिए मिला है। और इनकी जो कृति है वो क्या है, सम्राट अशोक है। कौन, क्या है, सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक। इनका एक नाटक है सम्राट अशोक। ठीक, तो ये हिंदी हो गया। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी के लिए। तो अंग्रेजी में किसको मिला है, नमिता गोखले जी को मिला है। किसको, नमिता गोखले को मिला है, नमिता गोखले। इनकी जो रचना है वो क्या है, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए, सुन लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, LEAVE, लीव बिहाइंड, VEHIND, बिहाइंड। ये क्या है, ये इनका एक उपन्यास है, ठीक है। अगर आप याद रख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन थिंग्स टू लीव बिहाइंड नहीं आपको भूलना है, उपन्यास भूल जाए खाली, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए किसको मिला है। अब हम बात करते हैं संस्कृत के लिए। किसके लिए, संस्कृत भाषा के लिए।
देखिए संस्कृत में आपका किसको मिला है, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला है। किसको, विंदेश्वरी, 1 मिनट, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला है। किसको, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को संस्कृत में मिला है। इनकी रचना थी सृजति शंखनाद किल, सृजति शंखनाद किल, याद रखिएगा, सृजति शंखनाद किल। वाओ, इनकी रचना बहुत अच्छी है सुनने में, आप लोग इनका नाम लिख लीजिएगा, सृजति शंखनादम किल, सृजति शंखनादम किल, ठीक है, किल है ये, याद रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ उर्दू की। किसकी, उर्दू की। तो उर्दू में किसको मिला है, उर्दू में मिला है आपके चंद्रभान खयाल को मिला है, चंद्रभान खयाल को मिला है। और इनकी जो कृति है उसका नाम है ताज़ा हवा की ताविशें, ताज़ा हवा की ताविशें। देखिए बस इतना ही याद रख लीजिएगा, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा याद रखने का। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ, काव्य श्रेणी में 7, ध्यान से सुनिएगा, काव्य श्रेणी में 7, उपन्यास श्रेणी में 2, लघु कथा श्रेणी में 5, नाटक श्रेणी में 2 और जीवनी आत्मकथा आलोचक और महाकाव्य श्रेणी में एक एक व्यक्तियों को आपका ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि आपको याद नहीं रखना है, बस मैं बता दिया है मैंने, ठीक हुआ। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो अब आपको नोट करना है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किसके लिए, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला। देखिए ये पता होना चाहिए कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में मिलता है, तो ये भारतीय साहित्य के लिए मिलता है, साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार। स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना आपके लिए याद रखना है, स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, स्थापना जो है आपकी हुई थी 1965 में हुई थी, 1965 में। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो प्रथम प्राप्तकर्ता याद रखिए, देखिए सर्वोच्च पुरस्कार है ना, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, स्थापना कब हुई, तो जी शंकर कुरूप। कौन, जी शंकर कुरूप जी को ये मिला था आपका, फर्स्ट टाइम मिला था कुरूप। कब मिला था, 1965 में ही मिला था। अब ध्यान से सुनिएगा, देश का कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता है तथा अंग्रेजी के लेखक इस पुरस्कार के योग्य होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भाई कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो हमारे 8वीं अनुसूची में जो वर्णित भाषाएं हैं उनमें आपका दिया जाता है। ध्यान से याद रखना है आप लोगों को, मैं लिख देती हूँ, देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी, 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो तथा अंग्रेजी भी, ठीक है, तो अंग्रेजी के लेखक इस पुरस्कार के योग्य हैं, ठीक, योग्य हैं। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ आपसे 2022 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको मिला है। देखिए आपको सीरीज़ भी याद रखनी है, ठीक, क्योंकि ये आपका 2022 का है, तो 2022 में जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये हमारा 57वां था। कौन था, 57वां था। और किसको मिला है, ये मिला है दामोदर, ध्यान से सुनिएगा, दामोदर मौजो को मिला है, दामोदर मौजो।
कोंकणी के लिए मिला है। ये भी महत्वपूर्ण है, किस भाषा के लिए, तो कोंकणी के लिए इनको मिला है। ठीक है, अगर मैं 2001 का बात करूं, यानी कि आपके 2021 की अगर बात करूं, किसकी, 2021 की अगर बात करूं, तो ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, नीलमणि फूकन को मिला था। किसको, नीलमणि फूकन, नीलमणि फूकन किसके लिए मिला था, तो असमिया के लिए मिला था, असमिया। ठीक, तो पिछला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्ञानपीठ हो गया। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ सरस्वती सम्मान के बारे में। आइए देखते हैं, सरस्वती, माँ सरस्वती की रोज़ पूजा करनी चाहिए हम सबको। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान में आपको 2021 वाला याद रखना है। ठीक है, 2021 वाला। तो ये हमारा 2021 वाला कौन सा था, ये हमारा 31वां था। कौन सा, 31वां था, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 31वां सरस्वती सम्मान ये कब दिया गया है, ये 2021 में दिया गया है। अभी 2022 का आपका नहीं उजागर किया गया, नहीं तो मैं बता भी देती यहाँ पर। 2021 का आपको किसको दिया गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को। प्रोफेसर रामदरस, ठीक है, दरस लिखा हुआ है, रामदरस मिश्रा, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मिला है। और इनकी कविता कौन सी है जिसके लिए इनको मिला है, तो कविता इनकी नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं तो यहाँ हूँ, कहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, ये इनकी कविता है, मैं तो यहाँ हूँ। अगर मैं बात करूँ आपका 2020 वाला, तो वो आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, खाली इतना ही याद रखना है। अब मैं आपसे बात करती हूँ व्यास सम्मान के बारे में। तो नेक्स्ट आपका होना चाहिए व्यास सम्मान। आइए देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। तो मैं व्यास सम्मान जो आपको बताने वाली हूँ, वो 31वां व्यास सम्मान बताने वाली हूँ। कौन सा, 31वां व्यास सम्मान। देखिए इनका ये जो है ना, 31वां है, कौन सा है, ये महत्वपूर्ण होता है, पूछ लिया जाता है। तो 31वां जो व्यास सम्मान है, ये भी आपका 2021 में ही दिया गया है। किसको मिला है, ये आपको याद रखना है, असगर बजाहत को मिला है। किसको, असगर बजाहत को मिला है। और किसके लिए मिला है, तो इनका नाटक है महाबली। नाटक कौन सा है इनका, नाटक है इनका महाबली, इसके लिए इनको मिला है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, एविल पुरस्कार की। आइए देखते हैं एविल पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित क्षेत्र में दिया जाता है। ये याद रखना है, गणित के क्षेत्र में आपका एविल पुरस्कार दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। तो 2021 का जो एविल पुरस्कार है, वो किसको दिया गया है, डिस्कस करते हैं इसी को हम। तो 2021 का 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, पेन का कलर चेंज हो जाए। 2021 का जो एविल पुरस्कार है, 2022 का, वो आपका डेनिस पार्नेल सुलिवर को मिला है। यूएसए के हैं। किसको, डेनिस पार्नेल सुलिवर, ये कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। इनको ये मिला हुआ है, आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये 2022 वाला ही है, 2022। अब हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। किसकी, दादा साहेब, लिख लीजिएगा आप लोग, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ। स्थापना आपकी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की गई थी 1969 में की गई थी। ठीक है, प्रथम विजेता कौन थे, तो आप सभी को पता होगा, देविका रानी। कौन थी, देविका रानी प्रथम विजेता देविका रानी। ठीक है, जो आपका 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये किसको, रजनीकांत को मिला है। कब मिला है, 2019 में। यही आपका है, ठीक है, जो आप अभी तक मिला हुआ है। इसके बाद अभी तक आपका नहीं, अभी तक डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, रजनीकांत को मिला है। और आपका जो 50वां था, ये आपका 2018 में दिया गया था। किसको दिया गया था, अमिताभ जी को दिया गया था। किसको, अमिताभ जी को दिया गया था, अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ कांत मत कर दीजिएगा, मेरे माइंड में वही चल रहा था, अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 94वां ऑस्कर पुरस्कार। आइए देखते हैं 94वां ऑस्कर पुरस्कार।
ये आपके 2022 के ही हैं, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है। तो पहला तो आपको यही लिखना है, बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म देखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर। उसके बाद हमें देखना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। इसको आपको बस एक बार खाली देखना है, इतना टफ नहीं है, याद हो जाता है ये, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है आपका कोड़ा को मिला है। किसको, कोड़ा को। इसके निर्देशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर जिन्हें कहते हैं आप। निर्देशक जो थे आपके सियान हेडर थे। क्या, कौन थे, सियान हेडर, सियान हेडर थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, जैन कैम्पियन, जैन कैम्पियन, जैन कैम्पियन। इन्होंने कौन सी फिल्म जो है डायरेक्ट की है, द पावर ऑफ डॉग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी फिल्म का नाम क्या है, द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग, डॉग। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, विल स्मिथ को मिला है। किसको, विल स्मिथ को मिला है। विल स्मिथ लिखिएगा। इनकी जो फिल्म थी किंग रिचर्ड, इसके लिए मिला है। कौन सी मूवी थी इनकी, किंग रिचर्ड थी, किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड के लिए इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है द आइस ऑफ टेमी फाई की अभिनेत्री जो थी जेसिका चेस्टन को मिला है। किसको, जेसिका। देखिए, आपसे ऑस्कर पुरस्कार पूछा जाता है तो वही आपको बताया जा रहा है, जिस तरीके से पूछा जाता है, बस खाली आपको इतना लिख लेना है। इनकी जो फिल्म थी, इस फिल्म के लिए इनको जो है बेसिकली बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। इनकी फिल्म थी द आइज ऑफ टेमी फाई, द आइज ऑफ टेमी फाई, टेमी फाई, ये इनकी क्या थी, मूवी थी। ओके, तो आपको इतना याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं IIFA अवार्ड। देखिए, मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कस करूँगी, कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का, खाली जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार बता देती हूँ। IIFA अवार्ड्स जो हैं आपके इस बार के 2022 के, इनमें आपको खाली इतना याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, ये आपका दिया गया है किसको, शेरशाह को दिया गया है। किसको, शेरशाह को दिया गया। खाली इतना ही याद रख लीजिएगा, बस वही बहुत है। अगर आप अभिनेता और अभिनेत्री याद रखना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, इस फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं IIFA अवार्ड में बात कर रही हूँ कि सर्वश्रेष्ठ आप अभिनेता याद रखना चाहें तो मैं बता देती हूँ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो ये आपका मिला है विकी कौशल जी को मिला है। किसको, विकी कौशल जी को मिला है, विकी कौशल जी को मिला है। कटरीना जी के हस्बैंड हैं ये वर्तमान में, पता होगा आप सबको। सरदार ऊधम के लिए, किसके लिए, सरदार ऊधम के लिए मिला है। अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो ये आपकी सेनन को मिला है। किसको, कृति सेनन जी को मिला है, कृति सेनन को मिला है। किसके लिए, मिमी के लिए। किसके लिए, मिमी के लिए। बस आप इतना ही याद रख लीजिएगा, बहुत है, ठीक है। निर्देशक आप जानना चाहें तो मैं बता देती हूँ, विष्णुवर्धन। इस शेरशाह के जो निर्देशक थे वो विष्णुवर्धन जी थे। कौन थे, विष्णुवर्धन जी थे। तो इनको जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। ओके, अब मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। इनका जो आयोजन है 20 फरवरी 2022 को हुआ है, मुंबई में हुआ है, और 2022 में हुआ है, इसीलिए मैं इनको एक बार आपको डिस्कस कर देती हूँ। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022, याद रखिएगा। इनका आयोजन आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इनका आयोजन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ पर, मुंबई में हुआ था इनका आयोजन, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो आप लोगों ने फिल्म देखी होगी पुष्पा, इसी को मिला है, ठीक है। लिखिएगा पुष्पा जी। फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है, पुष्पा को मिला है। पुष्पा जी मत कर दीजिएगा, ये आपकी मूवी का नाम है पुष्पा, ठीक है, पुष्पा को मिला है। इनके जो निर्देशक हैं वो भी याद रख लीजिएगा भाई, ये इनके निर्देशक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्देशक का नाम है सुकुमार। क्या नाम है, सुकुमार,
सुकुमार ने डिज़ाइन किया है इस पुस्तक को, इसको मूवी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपका मिला है शेरशाह को। और इनके निर्देशक कौन थे? विष्णुवर्धन, आपको बता चुकी हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? ये आपका मिला है शेरशाह। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? ये मिला है आपका कृति सेनन को। किसको मिला है? कृति सेनन को मिला है। किसके लिए मिला है? तो इनकी जो फिल्म मिमी थी इसके लिए। अभिनेता, ये तो अभिनेत्री हैं, अभिनेता भी याद रख लीजिएगा। अभिनेता रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। किसको? रणवीर सिंह जी को मिला है, रणवीर सिंह को मिला है। इनकी मूवी थी एक 83, उसके लिए मिला है। ठीक है। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में। सो नेक्स्ट आपको यही नोट करना है, 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। कौन सा? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और ये आपका लास्ट है, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है याद करने में। तो अभी के लिए आपका ये इतना ही रखती हूँ मैं आज के लिए। नोट करिएगा 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में आपको याद करना है बेस्ट एक्टर इन ड्रामा। ये पूछा जा सकता है आपसे, जो महत्वपूर्ण है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा। एक्टर इन ड्रामा किसको मिला है? ये आपका दिया गया है बिल स्मिथ को। किसको? बिल स्मिथ को मिला है। इनकी जो मूवी थी किंग रिचर्ड के लिए। किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए इनको मिला है। अगर मैं आपसे बात करूं बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा, तो यहाँ पर एक्ट्रेस की बात की जा रही है। बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा, एक्ट्रेस किसको मिला है? ये आपके निकोल किडमैन को मिला है। किसको? निकोल किडमैन को मिला है, निकोल किडमैन। बेस्ट पिक्चर ड्रामा किसको मिला है? तो द पावर ऑफ डॉग को मिला है। ठीक है। बेस्ट पिक्चर ड्रामा ये आपका मिला है किसको? द पावर ऑफ डॉग के लिए, द पावर ऑफ डॉग। ठीक। तो ये रहा आज का आपके लिए पुरस्कार से संबंधित जो वीडियो था वो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। सो एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।